अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हमने अपने गुज़िश्ता शोज़ में चोलिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात की थी और आपको ये बताया था कि वहाँ खुश्क साली की क्या सूरत हाल है। इससे पहले तो ये सूरत हाल थी कि वहाँ बूंद बूंद पानी को जानवर, इंसान सब तरस रहे थे और कई हज़ार जानवरों की हलाकतों की भी इतलात थी वहाँ पर। जब मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई और कुछ एहतजाज हुआ और सोशल मीडिया पे भी शोर शराबा हुआ, तो उसके बाद जाकर वहाँ चोलिस्तान की जो नहरें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आज जो हम एक अहम बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि चोलिस्तान जीप रैली के बारे में आपने यकीनन सुना होगा। चोलिस्तान में एक बहुत बड़ी जीप रैली होती है और उस जीप रैली में पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो रेसर्स हैं वो शरीक होते हैं और वो रेसर्स कोई आम लोग नहीं होते, हमारी तरह के गरीब लोग नहीं होते। ज़्यादातर वो माशाल्लाह जागीरदार होते हैं, वो वडेरे होते हैं, वो गद्दी नशीन होते हैं। उसमें सियासतदान भी कई एक नाम जो हैं वो उसमें शामिल हैं और मुख्तलिफ़ पोजीशंस में लोग होते हैं, कारोबारी लोग भी उसमें होते हैं। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा एक अलमिया वहाँ हुआ और अभी भी वो लोग मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन लेकिन इसमें जो है ना वो उन्होंने चोलिस्तान की तरफ मुड़ कर देखा नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे और बात करने से पहले यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, एक हंगामी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप तक हमने पहुंचाई है, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। चोलिस्तान के इस इशू पे जब हमने ये देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ NGOs पहुँच गई, वहाँ सैलानी पहुँच गया, JDC वहाँ पर पहुँच गया, अलखदमत के लोग वहाँ पहुँच गए, मुस्लिम सेंटर NGO जो उसके लोग वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने अपने तय वहाँ पानी पहुँचाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन ये देखने में नहीं आया कि जीप रैली के शुरका जो हैं वो लोग उनमें से किसी ने भी पलट के उस तरफ नहीं देखा है। जीप रैली और इससे मुतालिक इशू पे हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नदीम शहजाद साहब ने, जो जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, ये बताइए कि आपने जीप रैली कवर भी की है, वहाँ आप जाते भी रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि ये कितने साल बाद होती है और वहाँ क्या मंजर होता है उस वक्त? जी, जीप रैली अब देखा जाए तो पाकिस्तान का एक तारुफ बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, और चोलिस्तान जो है ये हमारी मरकजी जीप रैली है जो कि पाकिस्तान की अब शनाख्त पहचान बन चुकी है। जैसे बड़ी डकार या फार्मूला जीप रैलीज होती हैं, अब पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान की रैली, और चोलिस्तान के इलाके को, यहाँ की सकाफत को, यहाँ की सियाहत को फ़रोग भी मिल रहा है इससे। इस साल 2022 के अंदर ये 17वीं जीप रैली जो चोलिस्तान में हुई थी। 2005 से ये सिलसिला चल रहा है और मुसलसल हर साल इस साल भी हुई थी? जी, इस साल भी हुई थी 2022 में। ये जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर इसकी तारीख से होती हैं। और इस हवाले से इस जीप रैली के अंदर जो शुरका हैं उसमें मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स भी अब आ रहे हैं, खवातीन भी इसके अंदर हैं। और इसके अंदर हमारे खास तौर पर जिस तरह आपने बात की कि इसमें जागीरदार, वडेरे, नवाब, सरदार, गद्दी नशीन, वो तमाम ये पाकिस्तान के अंदर एलीट क्लास है और बड़े ही सरमायादार लोग हैं। इनकी आवाज़ जो बड़ी भरपूर मजबूत आवाज़ है, अगर ये आवाज़ को उठाएं तो जिस तरह हम बात तो करते हैं जीप रैली के हवाले से कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया के अंदर हम उजागर कर रहे हैं, पाकिस्तान के उस जो चीज़ अमन व अमान को हम दुनिया में दिखा रहे हैं, लेकिन चोलिस्तान का अब जो मसला खुशहाली वहां पर आई है, ये दहरीना मसला है, इसकी पसमानदगी का बड़ा दहरीना मसला है। यहां पर अगर आप चोलिस्तान के अंदर का जो इलाका है, बॉर्डर्स एरिया जो चला जाता है, वहां देखें जानवर पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं आम अयाम के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर हमारे चूंकि हमदर्द दोस्त जो अबू ज़ैबी है, उनकी जानब से भी यहाँ बहुत बड़ा एक उनके ज़ाती हैसियत से वहाँ इंतजाम किए गए, जानवरों के लिए तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जो इंतजाम होना चाहिए, जिस तरह चोलिस्तान जीप रैली है, ये दुनिया में देखी जा रही है। तो जब फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो फोकस होता है एक जीप रैली के ऊपर। और फिर हमारे वहां पर एक इतना बड़ा मेला लगता है कि हजारों की तादाद में लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान के समझे कि इनमें थिंक टैंक्स भी हैं, पाकिस्तान को बिल्ड करने वाले लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं। जिस तरह कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ से ही हिस्सा लेने में नादर मक्सी, जो कि इस वक्त जीप रैली के उनको समझे कि मास्टर्स और किंग है, वो बड़े मारूफ यानी कि रेसर्स हैं, और तकरीबन वो विन भी करते हैं हर बार। और वो खुद सूबाई वजीर भी हैं, रह चुके हैं साबका, और अब भी सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं। इसके साथ मुकेश कुमार चावला जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस मिनिस्टर इस वक्त, वो भी जीप रैली के शौकीन हैं। इसके साथ हमारे यहाँ पर शुजात शिरवानी साहब हैं जो बहुत बड़े के स्पॉन्सर्स हैं, हब रैली पूरी वो ऑर्गेनाइज करते हैं।
اور ان کے بھی شوق ہے اور یہ باقاعدہ طور پر ہر جیپ ریلی کے اندر کوشش ہوتی ہے خود نہ بھی جائیں تو اپنے ریسرز کو یا ان کو جو جانے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کیریئر سروس بھی یہ دیتے ہیں. اس حوالے سے اب یہ جو سپورٹ ہے جیپ ریلی کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن چولستان کے اندر جس مقام سے عزت ملی ان تمام ریسرز کو, فرسٹ جیپ ریلی چولستان ہے, اس کے بعد اب تو پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ جیپ ریلیاں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ سکردو تک جو کہ کولڈ ڈیزرٹ ہے پاکستان کا, وہاں تک جیپ ریلی ہو رہی ہے, تھر کے اندر بھی ہو رہی ہے. تھر کی بھی صورتحال کی دیکھیں مماثلت کی جائے تو سیم ایک ہی چیز چل رہی ہے, وہاں بھی پانی کے ایشو ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, وہاں پر فاقہ کشی ہے, وہاں پر دیگر ڈیزیزز جو بیماریاں ہیں. اب اس پوری بیلٹ کے اندر ہماری سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا کہ جیپ ریلی کو ایسا اس کا ڈیزائن کیا جائے کہ چولستان سے لے کے تھر تک یہ جیپ ریلی ہو جائے, لیکن تاحال وہ نہ ہو سکی. لیکن ہمیں یہاں پر اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس چولستان کے لیے ہمیں ایک ریلی چولستان کے نام کرنی چاہیے, بلکہ اس میں حصہ لینے والے لوگ تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ایک ریلی پر جو اب دیکھیں کہ جو گاڑیاں ہیں کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں, اس کا پورا آرگنائزنگ. چلیے ہمارے ساتھ ایک ریسر لائن پر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ رونی پٹیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رونی پٹیل صاحبہ. جی میں رونی پٹیل بول رہا ہوں, محترمہ نہیں ہوں. اچھا I'm sorry. میں رونی پٹیل بول رہا ہوں. جی رونی پٹیل صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, تھینک یو جی. اچھا سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چولستان جیپ ریلی ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ ایک ایونٹ بن گیا ہے اور آپ لوگوں کی شرکت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. لیکن ابھی گزشتہ کچھ ماہ سے چولستان میں جو خشک سالی کی صورتحال ہے, کیا آپ کے نالج میں ہے, کیا آپ کو معلوم ہے وہاں پہ؟ جی پہلے تو ہم 1994 سے اس صورتحال سے واقف ہیں, اور جب ہم نے 94 میں پہلی ریلی کروائی تھی تو 15 یا 20 گاڑیاں تھی اور کوئی 25 پارٹیسپنٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے. آج ماشاءاللہ کوئی 4 سے 5 لاکھ آدمی آتا ہے اور 100-150 سے زیادہ گاڑیاں پارٹیسپیٹ کرتی ہے. اور چولستان کا صورتحال یہ ہے کہ جی پورا سال لوگ اپنے گھر میں یہ چیزیں بناتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جب یہ میلہ لگتا ہے تو ان کی ساری چیزیں بک جاتی ہے, تو ان کا تقریباً آدھا سال اس چیزوں سے گزر جاتا ہے. جی تو ہم نے یہ پہلے بھی کانسنٹریٹ کیا ہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی فائدہ پہنچے, مگر نہ ہمیں کسی گورنمنٹ نے ساتھ دیا, نہ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو, چولستان کے لوگوں کو. تو ہم نے جو ہماری طرف سے ریلی سے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ یہی پہنچایا ہے ان کو کہ جی ہم وہاں لوگوں, ہماری ریلی کی وجہ سے وہاں لوگ آتے ہیں اور ہماری ریلی کی وجہ سے ان کا جو پورا سال ہے وہ ان کا ایک طریقے سے گزر سکتا ہے. اس کے علاوہ تھوڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ہبارہ فاؤنڈیشن ہے وغیرہ, وہ لوگ اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں زیادہ کانسنٹریٹڈ اس ایفرٹ پہ کہ ان کو چولستان کا چپے چپے کا پتہ ہے کہ جی کہاں کیا چیز ہے, کہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, کہاں کس کی ضرورت ہے. تو وہ لوگ آلریڈی اس چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں. جی رائٹ. تو یہ بتائیے کہ اس میں این جی او تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے, لیکن کیا آپ لوگوں کی جانب سے جو آپ ریسرز ہیں, آپ ہیں یا اور مغزی صاحب ہیں یا اور بھی اس میں ریسرز شریک ہوتے ہیں, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگ آلریڈی کرتے بھی ہوں گے ظاہر ہے چیریٹی ورک, کہ وہاں پر چولستانیوں کو جو ابھی فوری طور پہ جو ہیلپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھی وہاں پر کچھ اپنا کنٹریبیوشن کریں یا اس کو دوبارہ سے وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں لوگوں کی کیسے مدد ہو سکتی ہے. یہ پاسبلٹی ہے اس بات کی؟ جناب ہماری یہ گروپ میں کوئی 3-4 دن پہلے یہ بات انیشیٹ ہوئی تھی. جام کمال صاحب نے اور عامر مقصی صاحب نے یہ بات انیشیٹ کی تھی, اور ہم نے کافی لوگوں نے حامی بھری ہے اس میں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں کوئی فیڈ بیک وہاں سے کوئی پازیٹیو قسم کا ملا نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے حکومت کے بدلے میں ادھر ادھر, تو ابھی فی الحال تو کوئی اس چیز کا انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا. مگر جو ہم نے پہلے بھی یہ چیز کی ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہماری طرف سے جو کچھ بھی حاضر ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پبلک کو تو وہاں منگوا لیا ہے, مگر پبلک سے بھی کوئی فائدہ اٹھایا جائے. ٹی ڈی سی پی کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے, اور ٹی ڈی سی پی کو بھی ہم نے گزارش کی ہے,
मगर वो सारे अपने चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको गुजारिश कर दूं कि यहाँ पर मेट्रो में हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं चोलिस्तान की सूरत हाल पर, और हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैकेनिज्म भी बना दिया है जिसमें सैलानी वेलफेयर भी वहाँ पे गया हुआ है, जेडीसी है, अलखदमत के लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसमें हम भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, वहाँ लोकल कॉन्टैक्ट आपको शेयर कर सकते हैं जो वहाँ ग्राउंड से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। एक कोऑर्डिनेशन यहाँ से भी हो सकती है, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। सर बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं इस बात पे, और हमारे जितने रेसर्स हैं, जो टॉप रेसर्स हैं, इनफैक्ट टॉप रेसर्स की भी जरूरत नहीं है, सारे जो रेसर्स हैं वो सब एक ना एक तरीके से लाइक माइंडेड हैं। तो हम सब इस बात के लिए हामी भरते हैं कि आप हमें एडवाइस करें, कोई प्रोफेशनल आदमी हमें एडवाइस करे, और हम उस तरीके से जो कुछ हमारे से हो सकता है हम करेंगे। चलिए सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, और माशाल्लाह आप लोग यकीनन उसमें बेहतर कर सकते हैं, और ना सिर्फ वहाँ आप खुद कर सकते हैं बल्कि आपके कहने से मे बी कि गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाए, चूँकि आप लोग माशाल्लाह मूवर्स और शेकर्स में भी शामिल हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी हो सकता है हुकूमत ज़्यादा जल्दी सुन ले। आम लोगों की तो बस बहुत कम ही सुनने को मिलता है, वो बहुत कम सुनते हैं। सर हम अभी भी तैयार हैं, मैं आपको पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं कि जो आप हमारे से काम चाहते हो हम करने के लिए तैयार हैं हर तरीके से। आप सिर्फ एक बात का अंदाजा लगा लें कि हम वहां जाके 10 और 12 दिन 15 दिन वहां डेजर्ट में हम ठहरते हैं, हमें एक एक जगह का पता है कि कहाँ कौन सा विलेज है, कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, और इतना बुरा हाल नहीं है जो प्रोग्रेस की वो जो बताया जाता है। हम खुद गांवों में जाते हैं क्योंकि हम तकरीबन 500 किलोमीटर घूमते हैं चोलिस्तान में। रैकीज हो रही होती है रेस से पहले, क्योंकि चोलिस्तान 500 किलोमीटर की रैली है, तो हम 500 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में घूमते हैं। जितने छोटे विलेजेस आते हैं हम उनमें रुकते हैं, पूछगछ करते हैं, खातिरदारी हमारी करते हैं। वो लोग बेचारे जो भी अपना खाना पीना हमें बना के दे सकते हैं वो हमें देते हैं, तो हमें उनसे 1-to-1 फीडबैक मिलता है। तो पानी का एक जेनेरिक प्रॉब्लम है वहां, फ्रेश वाटर का। बारिशें होती नहीं है, और जो पाइपलाइन का पानी है जो अरबियों ने लगाया हुआ है वो जाहिर है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूज में आता है जी, वो हर जगह तो नहीं फैला सकते हैं, मगर अरबियों ने काफी ट्यूबवेल लगाए हैं वहां, और उनसे भी पानी जनरेट होता है ट्यूबवेल से। बट एज आई सेड कि जी हमारी तरफ से जो कुछ भी है, हम एज अ क्लब पूरे पाकिस्तान से रेसर्स हम इकट्ठा हो जाएंगे, और आप लोग हमें जो एडवाइस करेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच रोनी पटेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और यहाँ नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं चोलिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से, कि वहाँ चोलिस्तान में एक पूरा शहर आबाद हो जाता है जब जीप रैली वहाँ पर हो रही होती है और रेसर्स उसमें शरीक होते हैं। तो क्या वजह है कि अब जो चोलिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पर इन रेसर्स का वहाँ पे क्या रोल हो सकता है, और क्या वहाँ पर कुछ लोग गए हैं, पहुँचे हैं उनकी मदद के लिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब शुजात शेरवानी साहब ने। वहाँ पर चोलिस्तान जीप रैली में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी टीम पार्टिसिपेट करती है, और हब जीप रैली भी शुरू करवाने वाले शुजात शेरवानी साहब ही हैं, और इन्हीं की वजह से हब में भी जीप रैली होती है। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुजात साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। शुजात साहब ये हम जानना चाहेंगे कि चोलिस्तान जीप रैली में आप शरीक होते रहे हैं, आपकी टीमें भी वहाँ जाती हैं। अब आजकल वहाँ पे खुश्क साली की शिकायत हैं, जानवर भी हलाक हुए हैं हज़ारों की तादाद में, लोग खासे परेशान हैं। तो क्या आपके ग्रुप का या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्लान है कि वहाँ पर आप जाकर उनको कोई हेल्प आउट कर दें, वहाँ कोई पानी पहुँचाने के हवाले से? थैंक यू जी, आपने ये इशू उठाया माशाल्लाह। और देखिए मैं बताऊं आपको कि इतना जितना इसका वावेला है इतना है नहीं, हालात इतने खुदा न खास्ता खराब नहीं है, और वहाँ पर लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी मदद काम कर रही है, और जो हमारा ग्रुप है वो भी ऑलरेडी एक्टिव है। खासकर वहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले हैं, खाकवानी काफी ज्यादा एक्टिव है वहाँ पर। इसी तरह हमारे सिंध के भी कुछ लोग हैं, मकसीज हैं, एक साहब अपने हमारे जो
ریسنگ ایسوسیشنز ہیں اس کی مینجمنٹ بھی کافی ایکٹیو ہے، اور وہ وہاں پر انہوں نے کافی سارے ٹینکرز کا جو ہے وہ ایک آپشن رکھا ہوا ہے، وہ جاتے ہیں پانی بھر کے مختلف جگہوں میں جہاں اسٹوریج بنی ہوئی ہے وہاں پانی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے لوگ اپنے طور پہ کافی کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ریسر فیکلٹی ہے، ریسر کمیونٹی ہے، وہ بھی کافی وہاں پر ایکٹیو ہے، کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں اپنی طور پہ. تو دیکھیں وہاں پہ جو صورتحال جیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ لوگ بھی ظاہر ہے وہاں کے لوگوں سے ان ٹچ ہوں گے، اور ہمارے پاس بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ہم اس سے پہلے بھی کئی شوز کر چکے ہیں چولستان کے حوالے سے. نہریں تو اب جا کے تھوڑی چلنا شروع ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو بہت ہی زیادہ خراب صورتحال تھی. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہاں پہ ٹینکر تو چلنے کی وہاں جگہ ہی نہیں ہے اندر آگے جانے کے لیے، تو وہاں تو 4x4 کے علاوہ تو گاڑی کوئی جا نہیں سکتی. اور وہاں پر جو ٹوباز ہیں 3000 ٹوباز جو بنائے گئے تھے اسٹوریج کے لیے وہاں پہ، وہ بھی خالی ہیں، اور وہاں پہ واٹر سپلائی کی لائنز کا بھی ایشو ہے، چیزیں ہیں. بہرحال لوگ کام اپنی مدد آپ کے تحت یقیناً کر رہے ہوں گے. تو اس میں آپ لوگوں کا ایک جو ریسرز ہیں وہاں ان کا کوئی ایک کلیکٹیو رسپانس کوئی وہاں ہو سکتا ہے، یا اس پر آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی پروگرام جو بنا تھا وہ ہو رہا ہے، اور اس پہ کافی سارے لوگ ایکٹیو ہیں اور کام ہو رہا ہے. رہا سوال کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اب واٹر ٹینکرز نہیں جا سکتے، واٹر ٹینکر بھی 4x4 ہوتے ہیں، 4x6 ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹوباز ہیں ان کے اندر بھی پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. درمیان میں گرمی بہت پڑی تھی تو اس وقت صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اب پیچھے برسات ہو گئی ہے، پانی آنا شروع ہو گیا ہے ان ٹوبوں میں. اور جب گورنمنٹ کی طرف بھی یہ چیزیں گئیں، گورنمنٹ نے بھی کارروائی شروع کی، اور ریسنگ کے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، خاص کر وہیں کے جو چولستان کے لوگ تھے، وہ کافی ایکٹیو ہوئے. اور آپ کے توسل سے بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہماری نظروں سے نہیں گزری اور آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی. ہم آپ جس طرح ہمیں گائیڈ کریں گے یا جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کے مطابق آپ جیسا چاہیں گے، تو بھائی ظاہر ہے کہ ہمارا تو شوق وہ اسی طرح ہے کہ شوق کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس علاقے میں، جس علاقے میں ریس ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ پرموٹ ہوں، اس علاقے کا بزنس پرموٹ ہو، اس علاقے کے چیزیں نظر آئے، ٹورزم ڈیولپ ہو. تو وی آر ریڈی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے بہت شکریہ آپ کا شیروانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کوارڈینیشن میکانزم بناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب، آپ کو بہت شکریہ. جی شہزاد بھائی، آپ نے گفتگو سنی تو ریسرچ کی، اور اب آپ موازنہ کریں اور ذرا بتائیں کہ جی بالکل اختر شاہین بھائی، آپ نے، میں تو سب سے پہلے کہ آپ نکلے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے چولستان کے لیے آواز اٹھائی، جو آپ اپنی استدعا کے اندر کر سکتے تھے، میں کہتا ہوں بہت بڑھ کر کیا آپ نے، کہ باہر نکلنا، فیملی کے ساتھ آنا، بچوں کے ساتھ آنا، اور شارع فیصل پر ایک احتجاج کرنا چولستان کے حوالے سے. اب ہمارے جہاں تک جیپ ریسرز کی بات کروں تو دیکھیں یہ خود حکومتیں، یہ خود ایک اتھارٹیز، ایک پاورز ہیں، اور لیکن اب دوسری جانب ان میں وہی لوگ ہیں زیادہ تر جاگیردار، نواب سردار اور گدی نشین، کہ جن کے اپنے علاقوں میں دیکھیں تو پسماندگی، وہاں کی عوام خود پریشان ہے. تو یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہے کہ جی وہاں اب ٹینکر کی جہاں تک بات ہے، جیسے رونی پٹیل بڑے قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور وہ انہوں نے جو بات کی کہ 500 کلومیٹر کے ایریاز کے اندر، یہ چولستان کے ایریا 500 کلومیٹر، تو وہ ریس کے حوالے سے ضرور بات کریں کہ 200 کلومیٹر تو شہر سے وہاں تک جانا، ٹریک تک جانا، جی ٹریک تک جانا، اور ٹریک کے اطراف میں جو 200 250 300 400 کلومیٹر کی ریس ہے. اب ریس کے اندر تو گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر گراؤنڈ پر کچھ صورتحال اور ہے. یہاں پر پانی کا مسئلہ آج کا نہیں، کافی عرصہ دراز سے آ رہا ہے. ریسرز بھی دیکھیں کب سے، جب پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ تو اپنے تحت جو ایک اب یہ جیپ ریلی کروا رہے ہیں 94 سے، جیسے رونی پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن 17ویں ایک آفیشیل ریس جو ہو رہی ہے، تو اس میں اس معاملے پہ اگر یہ مضبوط آوازیں، یہ لوگ اگر اس پر بات کریں ایٹ لیسٹ کر لیں، چلیں عملی طور پر وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، اصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، آواز ہی اٹھا دیں اگر یہ، اور یہ خود کرنے والے لوگ ہیں. اب خاکوانی جو وہ بھی ملتان بہت باثر لوگ ہیں، اس کے ساتھ صاحبزادہ سلطان ہیں، ان کا بھی دیکھیں ساتھ حلقہ ہے، یہ پورا اس ایریا کی گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں یہ لوگ. پھر ان جیپ ریسرز کا اپنا کلب اور ایک آپس میں ان کی کوارڈینیشن رہتی ہے، میٹنگز رہتی ہے، کہ انہوں نے وہ ایسوسیشن بنائی بھی ہے، اس میں کوئی ویلفیئر کا شعبہ. ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی اور جو ویڈیوز بھی آئی، ہم نے تو انہیں کہیں گراؤنڈ پہ نہیں دیکھا. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ایسوسیشن میں ویلفیئر کا تو کوئی کام نظر نہیں ہے. اپنے معاملات یا ایف آئی اے سے جو ان کے لا ہیں آج کل جو ٹریک ریسنگ کے حوالے سے، یا اپنی دعوتیں ضرور چل رہی ہیں، لیکن اس پہ ان علاقوں کی، یا میں کہتا ہوں چلیں آپ اگر اتنا آپ کے لیے پاسبل نہیں بھی ہے جس طرح کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں
इन लोगों को अगर हम बताएंगे तो फिर तो मेरे ख्याल काम हो गया, तो कम से कम अगर ये अपने इलाकों की हद तक भी अगर आए तो फिर भी ये काम हो जाएगा। और जितने भी जीप रेसर्स हैं ये साहिब हैसियत भी हैं और इनके इख्तियारात भी हैं, इनके ताल्लुकात भी हैं, इनकी आवाज़ हमारी आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा बाअसर आवाज़ है और बाअसर लोग हैं और इन्हें चाहिए कि अमली तौर पर इस पर आएं। बल्कि चोलिस्तान जीप रैली के साथ अब इन हालात के अंदर भी चोलिस्तान के बासियों के लिए भी एक रैली रख सकते हैं, वहां पर उसको फंड रेजिंग टाइप की भी रख सकते बिल्कुल हैं, उसको डोनेट कर दें, उनके नाम कर दें, चोलिस्तान के नाम कर दें, चोलिस्तान की डेवलपमेंट के नाम कर दें, थर को भी साथ शामिल कर लें। जहां जहां ये जीप रैलियां हो खाली वो तफरी का सबब ना हो, अपना शौक और जो महफिलें वो ना मनाई जाए। अब देखें चोलिस्तान की जब जीप रैली इस बात लगती पे है, खुश ना हो कि वो उन्होंने जो है वो थर की या चोलिस्तान की वो जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बिकवा दी, वो या बिकवा खाने दी, या जो हो अवाम गए, आ या गई, होटल या खुल गए, या बस ये हो गया। ये तो सारी चीजें देखें इन्हीं के साथ वाबस्ता है जीप रैली के साथ। और जीप रैली के ऊपर आप देखें कि इनकी एक एक गाड़ी जो है वो कितने में उसकी जो तैयारी होती है, जो तैयार की जाती है प्रीपेड कैटेगरी से, करोड़ों रुपए इसमें खर्च होते होंगे। करोड़ों अरबों रुपए का ये मामला है। फिर वहां जो कैंपिंग होती है उस पर लाखों करोड़ों रुपए सर्फ हो जाता है। उसका फायदा वहां के मकामी लोगों को क्या होगा? अब ये इस हवाले से अब कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हमें कि वहां नेक्स्ट ईयर जब भी ऐसा मामला हो तो वहां पर खुशहाली या वहां पर जो कैद आ जाता है उसके लिए क्या सदेबाब किया जाएगा। तो जीप रेसर्स भी अगर आ जाए मैदान के अंदर साथ, जैसे अब सैलानी वेलफेयर हैं, जेडीसी आपने कहा, दीगर इदारे वहां मुतारक हुए हैं। और इससे पहले भी एक चीज और भी है कि देखें हमारे यहाँ जितनी भी एनजीओ काम कर रही हैं उनका किरदार भी जो मशकूक उसमें ज्यादातर है कि मुबैना तौर पर इनकी ट्रांसपेरेंसी पर ग्रे लिस्ट के अंदर भी यही मामला आया था कि एनजीओ का ऑडिट किया जाए और प्रॉपर इनका वो हर चीज डेटा प्रोवाइड किया जाए। तो एनजीओ काम तो जरूर करती हैं लेकिन उसमें जो एक मुबैना बाज़गश्ता आवाज सुनते हैं आपके कमीशन का, स्पीड मनी के मामला आ जाते हैं, सही हकदार को हक नहीं पहुंचता वहां तक जहां पहुंचना चाहिए था। इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए और इसमें जीप रेसर्स वाकई ही अपना बहुत नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं चोलिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। जहां जहां रैलीज हो रही हैं उन इलाकों के लिए हो सकता है। हब के अंदर देखें ये शुजात शरवानी साहब हब रैली करवा रहे हैं, अब जाम कमाल साहब खुद सीएम रहे हैं और यानी कि अब बात उन्होंने हालिया की कि हुकूमती हालात ऐसे नहीं है तो वो सुन कोई नहीं रहा। रोनी पटेल साहब जैसे कह रहे थे बात उनकी ठीक है अपनी जगह, लेकिन इससे पहले हालात साजगार भी थे, उस वक्त भी कोई बात तो नहीं हुई है। ये तो आज आपने पॉइंट आउट किया कि इस बात को आप लेकर आए, आपने रेसर्स को ऑनलाइन लिया तो थोड़ी बात हुई है। तो इससे मैं पुरुमीद हूं कि जब अब इनकी जाती जब मीटिंग्स और दावतें और महफिलें होंगी तो उनमें ये जिक्र जरूर चलेगा कि इस पर भी कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद रहे, नदीम शहजाद भाई। और नाज़रीन अब इस पे मजीद कोई पेशरफ्त होगी तो गुफ्तगू करेंगे। और ये बात वाकई सही है कि जो रेसर्स हैं चोलिस्तान जीप रैली के वो 62 लोग हैं और वाकई उन्होंने इस रेस के दौरान भी चले एक अच्छी एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है और हिलजुल होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर उस पर वो तवज्जो दें तो बहुत ही अच्छा होगा और इससे चोलिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि सिंध में मेरिट पर नौकरियां कब मिलेंगी। बहुत सारे नौजवान ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि उन्हें मुलाजमतों में मेरिट पर हिस्सा नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए उनका ये कहना है कि कोई बड़ी सिफारिश होनी चाहिए या कोई ज़्यादा पैसे होने चाहिए, उसके बगैर उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती है। और बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो दरबदर हैं जिनके वालिदैन ने सरकारी महकमों में सर्व किया, अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ दी, वहाँ मुलाजमतें की और उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे नौजवान परेशान हैं, या अगर उनका इंतकाल हो गया दौरान मुलाजमत या बाद में उसके बाद भी उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं बगैर सिफारिश। और उसके हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो मुतासर हैं। इसी तरह का एक केस है, उमर कोट से इनका ताल्लुक है। अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल गफ्फार साहब पिछले कई महीनों से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हमारे राब्ते में थे, लेकिन ये कि ख़बरों के रश की वजह से इन्हें मौका नहीं मिल पाया। लेकिन चलें अच्छी बात है कि अब आज उन्हें मौका मिला है, हमारा प्रोग्राम देखकर इन्होंने कांटेक्ट किया था। अब्दुल गफ्फार साहब बताइए आपका क्या मसला है? जी मेरा मसला ये है कि ये हमने अप्लाई 2008 में किया था, मैंने 2008 में अप्लाई किया था तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी थी, तो जो मेरे साथ जो कैंडिडेट थे ना वो उसके सारे मसले हल हो गए। उसकी जॉब अभी वो जॉब कर रहे हैं, उसके वो काफ़ी दूसरे काफ़ी कैंडिडेट थे मिसाते हुए, अभी वो जॉब कर रहे हैं। तो जो आपके वालिद साहब क्या करते थे, कहाँ करते थे मुलाजमत? मेरे वालिद साहब जो वो तपेदार थे, मेरे वालिद साहब। क्या नाम था उनका? नाम उसका शौकत रजा उसका। और कहाँ नौकरी करते थे? अब वो ड्यूटी बदीन ज़िले में थी, बदीन ज़िले में थी। बदीन में थी? जी जी। अच्छा, तो फिर उनका आपने बताया था कि इंतकाल हुआ, कैसे इंतकाल हुआ, कब हुआ? अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था
जो ड्यूरिंग सर्विस में उसका डेथ हुई थी। सर्विस के दौरान? जी जी। अच्छा, कितना अर्सा रहता था रिटायरमेंट को उनके? वो तब उसकी एज काफ़ी कम थी, अभी कम थी, रिटायरमेंट काफ़ी बहुत अच्छा था बड़ा हो गया। अच्छा, जी जी। तो उनके इंतकाल किस सन को हुआ, कितना टाइम हुआ है? अब्बू की डेथ हुई है 96 में हुई है। 96 में? जी जी। तो फिर आप उसके बाद से जॉब के लिए कोशिश करें? नहीं, ये पॉलिसी 2008 में थी, 2008 में पॉलिसी थी, तो वो जो मेरे साथ जो कैंडिडेट थे उन सबको जॉब मिल गई, तो वो आपको क्यों नहीं जो नहीं, जो दूसरे लोग थे उससे भी पैसे मांगे गए थे। तो मैंने जब पैसे मांगे गए थे कंफर्म? हाँ कन्फर्म मांगे थे। आपके सामने मांगे थे? हाँ, और जब मैंने जब फाइल जमा कराया तो मुझसे वहाँ पे एक अनिल खासकरी नाम उसका है, वो रेवेन्यू का असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो, तो उन्होंने मुझसे 8 लाख मांगे मुझसे। तो जब पहले तो मैंने फाइल जमा कराया, मेरा फाइल जमा हुआ तो 2008 में। जब मैं घर पे बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आया, कॉल मुझे आई कि आपका ऑर्डर आया, ले जाओ। तो जब मैं ऑर्डर में रेवेन्यू बोर्ड ऑफिस गया, मैं ऑर्डर लेने गया था, मैं कौन से दफ्तर गए थे? रेवेन्यू बोर्ड ऑफिस। कहाँ, किस इलाके में? हैदराबाद में। हैदराबाद में? जी जी। अच्छा, तो जब मैं वहाँ पे मैं गया हूँ तो मुझसे उन्होंने 8 लाख मांगे। ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझसे 8 लाख मांगे। तो मैंने ऑर्डर आपके सामने पड़ा हुआ था आपका? जी, ऑर्डर मेरे सामने आपने पड़ा हुआ देखा था। जी जी, ऑर्डर मेरे सामने पड़ा हुआ था। उसने मुझसे 8 लाख मांगे। तो मैंने बोला भाई ये मेरा राइट बनता है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेके मैं आऊँ? तो उन्होंने बोला अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं ये ऑर्डर आपको दूँ, वरना ये आपका ऑर्डर मैं किसी और को देता हूँ मैं। मैंने बोला भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। तो मैं काफ़ी बहस हुआ। तो फिर मुझे वहाँ से उठना ही पड़ा, मजबूर होके उठना ही पड़ा मुझे वहाँ से। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की मैंने। तो मैं जब भी कोशिश करता हूँ मेरा फाइल रिसीव होता है, जब बोर्ड ऑफिस में पहुँचता है वो दबा देते हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में? हाँ, जब यहाँ से जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ यहाँ पे है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? हाँ यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ कराची में है, तो यहाँ से जब मैं फाइल जमा कराता हूँ तो फाइल मेरा वहाँ यहाँ से रिसीव होके बोर्ड ऑफिस जाता है, तो बोर्ड ऑफिस वो उसको दबा देते हैं उसको। तो आपने डीसीज कोटे पे अप्लाई किया? जी, मैं डीसीज कोटे पे अप्लाई किया था, ओपन मेरिट पे किया था? जी जी जी, डिसीज कोटा था। डीसीज कोटे पे? डिसीज कोटा था ये। तो डीसीज कोटे में तो आसानी से हो जाता है, वैसे तो पॉलिसी भी है, तो उसमें तो प्रेफर करते हैं ना उसको। भाईजान मुझसे उन्होंने, देखो ना, मेरा ऑर्डर आया, मुझे फ़ोन आया, मुझे कॉल आई, आपका ऑर्डर आया है तो आप ऑर्डर ले जाओ। तो मैं वहाँ से मैं जब वहाँ बोर्ड ऑफिस पहुँचा हूँ मैं, तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। अभी उन्होंने 8 लाख मांगे। 8 लाख में कहाँ से दूँ उसको मैं? आप अभी क्या करते हैं, क्या आपका ज़रिया आमदनी क्या है? अभी तो मैं मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, क्या मजदूरी करते हैं, किस तरह की? बस कभी कोई दिहाड़ी? जी हाँ, दिहाड़ी कर लेता हूँ। अच्छा, सही। तो आपने इसकी कोई शिकायत की कहीं किसी बड़े अफसर को या उनके डायरेक्टर को, या यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट में आके किसी को शिकायत की आपने? मैं जो ऑफिसर है उसके पास में गया था, सब पे हो गया था। जो अभी रेवेन्यू बोर्ड ऑफिस में, उसका नाम है वो सरदार शाह नाम उसका, तो उसके पास में गया तो उससे मैंने शिकायत की। तो वो असल में क्या, देखो ना, जो अनवर खास के लिए जो है वो भी रेवेन्यू का जो चीफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी को ये से हुई है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी है से कोई है। तो वो तो होने नहीं दे रहा है मेरा फाइल। जब मैं फाइल में वहाँ पे जमा कराता हूँ तो अब ज़ाहिर बात, वो भी एक ऑफिसर है तो सारे उसकी मानेंगे ना, मेरी क्या मानेंगे? जो हैदराबाद में बैठते हैं? जो हाँ, वहाँ बैठते हैं वो। अच्छा, नहीं तो आपने ये क्यों सोचा? फिर भी शिकायत तो करनी चाहिए थी, या आपने एंटी करप्शन में किसी को शिकायत की, या वज़ीर आला को शिकायत की, या सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड को शिकायत की कोई आपने? मैंने जो सेक्रेटरी ऑफिस है वो वहाँ में शिकायत की थी मैंने, वहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट में? नहीं, यहाँ पे जो, हाँ, सिंध में। तो वहाँ पे मेरा फाइल रिसीव हुआ है, तो रिसीव होके उन्होंने बोला भाई इंशाल्लाह हो जाएगा। जब यहाँ से फाइल होके जब बोर्ड ऑफिस जाता है तो बस वो बात वो वहाँ जाके फिर दब जाता है, फिर कोई मसला दब नहीं। जाता है। अच्छा, तो आपने अदालत की तरफ भी कोई रुख नहीं किया कि आप वहाँ जाते कोई दरख्वास्त देते? अदालत की तरफ मैंने रुख तो किया था, तो वो भी मसलन पैसे तो बहुत मांगते हैं ना, केस वगैरह करने के लिए, फीस वगैरह के केस लिए? की फीस उसकी बहुत होती है, उसकी होती है। अच्छा, तो और कहाँ कहाँ आपने कोशिश की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए? किस किस से कहाँ कहाँ क्या भाग दौड़ की आपने? इसके अलावा मैंने और एजुकेशन में मैंने अप्लाई किया था 2009 में। वहाँ पे मेरी बहुत माशाल्लाह जो अच्छी मार्क आई थी मेरी, 85 मार्क थी मेरी, जो मैंने टेस्ट दी थी एजुकेशन में 2009 में। वहाँ में मेरी 85 मार्क थी। तो जो मुझसे जिसकी मार्क का कम है वो भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्यों नहीं मिला? बस यही बात, वही पैसे। वहाँ क्या सीन हुआ था?
جو وہاں پہ انہوں نے پیسے کم مانگے تھے، وہاں پہ انہوں نے سر مجھے 2 لاکھ مانگے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے. جو جہاں بھی جاتا ہوں پیسے تو کام نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے جو ابھی 2013 میں جو انٹری چل رہی ہے تو وہاں پہ میں اپلائی کی، وہاں پہ میری 73 مارک تھی. 2009 میں میری 85 مارک تھی. ابھی 2013 میں انٹری چلی، وہاں پہ 73 مارک تھی میری. جو آپ بھی سے کم پرسنٹیج والوں کو نوکری مل گئی. جو میں نے 2009 میں جو میں نے ٹیسٹ دی تھی جو سندھ والی، وہاں وہ جو مجھ سے کم لڑکے ہیں وہ بھی جاب کر رہے ہیں. وہ ان کو پھر کیسے مل گئی؟ سارا چکر پیسے کا ہوتا ہے، پیسہ خرچ کر کے. سارا پیسے کا ہوتا ہے. جو پیسہ ہے سب اس کے سسٹم چلتا ہے اس تو وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں اکثر، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ سندھ کے نوجوانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ مجھے میرے 3 حقوق ہیں. آپ خود ہی دیکھ کر یہ فائل یہ پڑے ہوئے ہیں. 3 میرے حقوق ہیں. میرے ڈیزل کوٹا وہ لازم دینا ہے. جب وہاں انہوں نے مجھ سے 8 لاکھ مانگے. ابھی جو 2009 میں ٹیسٹ دی تھی میں نے، وہ ٹیسٹ دی، اس میں میری 85 مارک تھی میری. اب وہ 85 مارک تو ابھی دیکھ یہ بیٹھا ہوں. اس کے بعد میں اینٹیس ٹیسٹ تھی، اینٹیس میں 73 مارک تھی میری. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. تو کیا سوچتے ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اپنا حق ملے، بس یہ چاہتا ہوں میں. آپ کو ظاہر لاکھوں لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ بھی آپ کو دیکھ ہی لیں گے، پہنچ جائے گا آپ کا انٹرویو ان تک بھی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی بول رہا ہوں کہ جو میرا حق میں رائٹ ہے نا، جو دیکھو نا ابھی یہ میرا فائل ریسیو ہوتا ہے. اب یہ وہاں پہ فائل گھوم کے جب بورڈ آفس جاتا ہے تو بورڈ آفس میں اس کو وہ دبا دیتا ہے. دبا تک کون ہے؟ ایک تو انخاص کے لیے وہی ہے جس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے. جب میں اب میں کتنی کوشش کروں، وہ تو آفیسر ہے، ظاہر بات ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. میں کتنی کوشش کروں وہ تو انہیں نہیں دیتا ہے میرا فائل. اب میری جو بھی کوشش کروں وہ ساری کوشش میری فضول میری ہے. وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو حق رائٹ ہے وہ مجھے دیں بس. اب میرا فائل دیکھیں. اب دیکھو نا، میں وہاں پہ اپنے شہر بیٹھا ہوا تھا، مجھے کال آئی آپ کا آرڈر آیا لے جاؤ. جب میں آرڈر لینے میں وہاں پہنچا تو آرڈر میں سامنے پڑا ہوا تھا. جب آرڈر میں نے اس سے مانگا تو اس نے بولا 8 لاکھ مجھے دو. مجھے اب 8 لاکھ اس سے میں نے بولا 8 لاکھ میرے ہے نہیں. تو اس نے بولا اگر آرڈر لینا ہے تو پیسے دو آپ، اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو یہ اب. عبدالغفار صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچائیں جہاں تک جانی چاہیے، ایوانوں میں جانی چاہیے، اور عوام کو بھی نظر آنا چاہیے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. اس پر اگر مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو آپ کی طرف سے ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا، اور اگر یہاں سے کوئی ہوگی ہمیں کوئی رابطہ کرے گا تو ہم آپ سے بات کر لیں گے، آپ کو بتا دیں گے. بہت شکریہ آپ کا، آپ وہاں سے آئے، عمر کوٹ سے ہمارے سے شریک ہوئے. ناظرین، یہ صورتحال ہے، یہ ایک تکلیف دہ کیس ہے، اور یہ بات سن کر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے میرٹ پر چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں. نوجوان جو ہے وہ خوار ہوتے رہتے ہیں، در بدر گھومتے رہتے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اس بات پہ دیکھنا چاہیے اور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، کون سے ایسے افسران ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں اور ان کا امیج بھی خاک میں ملا رہے ہیں. یا وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کراچی میں جاری میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے. امتحانات جاری ہیں اور اس پر کیا صورتحال ہے، میٹرک بورڈ کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں طالب علموں کی سہولیات کے لیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین میٹرک بورڈ جناب شرف علی شاہ صاحب نے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. شاہ صاحب بتائیے گا کہ میٹرک بورڈ نے کیا انتظامات کیے ہیں بچوں کی سہولت کے لیے، اور ایگزام کیسے جا رہے ہیں؟ امتحان الحمدللہ صحیح جا رہے ہیں، اور جو ہے بچوں کے اعتبار سے موسم تمام گرم ہے، تو اسی لیے ایک تو جو ہے وہ ریڈ ٹیسٹ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے پانی کا انتظام کریں، اور ایگزامنرس ہم نے جو ہے وہ کیا ہے کہ ویجیلنس آفیسر ڈیلی جو ہے سینٹر پہ چینج کرنے کا کہا ہے، تاکہ ایک ویجیلنس آفیسر نہ رہے جو پورا انتظام جو ہے وہ پورا سیزن سنبھالے. تو ہر ٹائم پہ ویجیلنس آفیسر ہمارا جو ہے وہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا ایوری ڈے. اور ہم نے اپنی جو ہے ویجیلنس ٹیمیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ہب اپنے بڑھا دیے ہیں جہاں سے پیپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور پیپر جو ہے وہ آگے جاتا ہے، سینٹرس تک جاتا ہے. اور یہ ہم نے کئی کو خطوط لکھے ہیں، فون بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ تمام دوسرے کنسرن ایجنسیز کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو خط لکھا ہے تاکہ پولیس کی ڈپلائمنٹ کے لیے اور
किसी अनटावर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए, तो वो उनको भी हमने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारे साथ जो है वो ताउन करें। और गवर्नमेंट ने वन सेशन जो है वो 144 भी लगा दिया है ताकि सेंटर्स के बाहर जो है वो 2 से ज़्यादा लोग अफराद का जमा होना और ये फोटो स्टेट मशीनों का जो है चलना, ये सारा बंद किया जा सके। सही। और शाह साहब ये बताइएगा कि नकल की रोकथाम के लिए और क्या इकदाम हुए हैं, और पेपर आउट होने के हवाले से भी बातें हुई, तो अब दोबारा भी ऐसी कोई सूरत हाल हुई? नकल के लिए हमने ये क्या है कि हम जो है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है वो डेली चेंज करने का हमने कहा कि एक बंदा जो वहाँ जाता है तो हो सकता है उसके अपने जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तो हमने डेली जो है वो चेंज करने का कहा। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन प्रोहिबिटेड है वहाँ पे, जो हमने अपने एडमिट कार्ड में भी जो है वो लिखा कि मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते, और जो है उसको फिर जो है मोबाइल फ़ोन जो लाते हैं वो सेंटर्स में जो है वो सुपरिटेंडेंट उनसे जो कलेक्ट करके जो है वो रखता है ताकि जो है वो पेपर जो है वो मोबाइल पे जो है कोई कम्युनिकेशन जो है वो ना हो। इस तरह से पेपर आउट जो होते हैं का सो कॉल कहा जाता है, वो पेपर आउट पेपर जो है पहुंचाया जाता है आधा घंटा पहले इम्तिहान सेंटर में, ताकि वो खोल के कमरों के हिसाब से पेपर नंबर किसी में 30 होंगे, किसी में 25 होंगे, किसी में 40 होंगे, तो वो नंबर काउंट करके एग्जामिनर्स जो है वो इन्विजिलेटर्स जो है उनको दिया जाता है। उससे मीनवाइल अगर 10 मिनट आप पहले कोई फोटो निकाल के बाहर भेज देता है, या कोई जो है वो 15 मिनट पहले फोटो निकाल के बाहर भेज देता है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। वो हमने ऑर्डर करते हैं कि जी आप मोबाइल फ़ोन न लाएं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लाता है तो जामा तलाशी लेना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है कि वो अगर चाहें तो जामा तलाशी लें और बच्चों के जेब के अलावा अंदर बाहर चेक करें। तो अता के कानून में हमने क्या कह दिया है कि आपके इन्विजिलेटर्स को अलो नहीं है मोबाइल लेना, सवा एग्जाम सुपरिटेंडेंट के कोई जो है वो इम्तिहान हॉल में या एग्जाम सेंटर में मोबाइल नहीं ले सकता। उसके बावजूद ये होते हैं, तो ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा जब एक किस्म की, तब जाके कॉपी कल्चर में कम बंद होगा यहाँ पे। सही। और शाह साहब आपको क्या उम्मीद है कि इस दफ़ा भी इम्तिहानात का रिजल्ट जो है वो टाइमली आ जाएगा और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों को? हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि रिजल्ट जो है वो टाइमली मिले। जैसे जो डिसीजन हमारे स्टीयरिंग कमेटी जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है उसमें लिए गए थे, इम्तिहान की तारीख भी उसमें होती है और डेट्स भी वहीं पर डिसाइड होती है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो हम ऑन टाइम जो है रिजल्ट दे सकेंगे इंशाल्लाह। सही। बस आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि और आप क्या करना चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड की बेहतरी के लिए, और क्या कर रहे हैं आप? हमें ये कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है, और पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमने एडमिट कार्ड कंप्यूटराइज जारी किए। हमने पहली मरतबा फोटो वहाँ कंप्यूटराइज लगाए, और अब जो है बच्चों की जो मार्कशीट होगी और सर्टिफिकेट होगा उसमें भी फोटो होगा, जबकि पहले ये सिस्टम नहीं था। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाए। जब फॉर्म जब गए थे तो लास्ट टाइम जो है कोई 23% लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। इस साल 30% से ज़्यादा 30% से ज़्यादा लोगों ने 35% ने आम जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे, ऑनलाइन पेमेंट की है। तो ये कंप्यूटराइजेशन का जो टाइम है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंप्यूटराइज सिस्टम से फ़ायदा उठाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। शरफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और अपडेट कर रहे थे मैट्रिक बोर्ड के इक़दामात के हवाले से। मैट्रिक के इम्तहान चल रहे हैं और बोर्ड उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और शाह साहब ने कहा कि रिजल्ट भी वेल इन टाइम उम्मीद है कि वो दे देंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शहरिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।